अमेरिका हो सकता है, उनके कुछ देश हो सकते हैं, उनके यहाँ ये मॉडल 100 साल पुराना हो गया, 75 साल पुराना हो गया, और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने हमारी छोड़ी हुई चीजों को स्वीकार करना प्रारंभ किया। अमेरिका का सर्वे ये कहता है कि 2018 में अमेरिका जैसे देश के 8 बड़े शहरों में 1 करोड़ लोगों ने शाकाहार ग्रहण करने का संकल्प लिया। उसके विपरीत भारत के दृश्य को देखिए। दूसरा, जहां पर परिवार रूपी संगठन नहीं है, परिवार रूपी तंत्र नहीं है, परिवार रूपी व्यवस्था नहीं है, संबंध नहीं है, एक दूसरे को कहने के लिए कोई भाव नहीं है, उन देशों ने, पूरे विश्व के 11 देशों ने लगभग 4 करोड़ 65 लाख ऐसे नव दंपतियों ने संकल्प लिया, हमारे जीवन में हम एक ही जीवन साथी रखेंगे। वो प्रेरणा उन्होंने भारत से ली। अमेरिका जैसे देश के अंदर पहला तलाक टूटने वालों की संख्या 46% है, पहली शादी। दूसरी शादी टूटने वालों की संख्या 58% है, और तीसरी शादी टूटने वालों की संख्या 63% है। वो इससे फ्रस्ट्रेट हो गए तो 4 करोड़ 65 लाख लोगों ने संकल्प लिया कि हमारे जीवन में हमें एक जीवन साथी रखेंगे। भारत की स्थिति कैसी बन रही है? विश्व के अंदर एकमात्र 1899 तक, लगभग 1900 तक आप मानकर चलिए, भारत में स्त्री और पुरुष का विवाह और तलाक हो, ये घटना नहीं सुनने को मिलती। 1928 में पहला डिवोर्स हुआ है। 1928 में अंग्रेज परिवार के साथ रहता था वो परिवार, उन्होंने पहला डिवोर्स हुआ, और उसके बाद क्रमशः 1945 के बाद भारत में तलाक की परंपरा बढ़ती है। उससे पहले 1900 सालों तक हमारे यहाँ तलाक की परंपरा नहीं थी। ये जाने अनजाने कुरीति कैसे आ गई? ये जो स्टेटस सिंबल बना, परिवार के साथ हमारा विचार विनिमय कम हुआ, उसका दुष्परिणाम हुआ कि जिन्होंने अग्नि के 7 फेरे लेकर ये संकल्प लिया था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, वह सब लोग पूरे विश्व में, भारत एक 10 देशों के अंदर 90वें स्थान पर है जहां तलाक के सर्वाधिक केस पेंडिंग है। घरों के अंदर व्यक्ति मनोरंजन करता है तो फिल्में कैसी बननी चाहिए? हॉलीवुड एक बड़ी एजेंसी है, वो वर्ष भर में केवल 12-13 फिल्में बनाती है। भारत में 2 है, हॉलीवुड और टॉलीवुड, जो प्रादेशिक फिल्में बनाती है। ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम फिल्मों का योग कर लें, जो प्रादेशिक भाषाओं की राज्यों में फिल्में बनती है, और जो बॉलीवुड फिल्में बनाता है, वो पूरे वर्ष भर में कुल मिलाकर 1800 के आसपास फिल्में बनती है। यानी 365 दिन को 1800 से जरा भाग करिए, 5-6 फिल्में प्रतिदिन की होती है, 4 फिल्म तो प्रतिदिन की होती है। आप सोचिए, इस फिल्म के लिए पैसा कोई उद्योगपति लगा रहा है क्या? रिलायंस लगाता है, अंबानी लगाता है, टाटा लगाता है, बिड़ला लगाता है, सिंघानिया लगाता है, बड़े बिजनेस ग्रुप पैसा लगाते हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है, और पैसा इतनी फिल्में दिखाई क्यों जा रही है हमारे देश की? वो और उस फिल्म को दिखा करके हमारी प्रज्ञा भी नष्ट करना, हमारे पैसे से कमाई भी करना, यहां तक भी ठीक है। संगीत कैसा हुआ? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेल्सन हुए तो नेल्सन ने कहा किसी भी भारत का 100 साल का भविष्य पता करना हो, किसी भी देश का, तो वहां आप 2 बातें देख लीजिए। एक, वहां के जब 5 लोग मिलते हैं आपस में, वो युवा हो, बालक हो, किशोर हो, कामकाजी लोग हो, महिलाएं हो, उनके बातचीत के विषय क्या है? बातचीत के विषय अगर रचनात्मक है, क्रियात्मक है, तो देश आगे बढ़ेगा। आलोचनात्मक है, वल्गर है, तो वो देश घटेगा। दूसरा, उसने कहा कि जब 5 युवा इकट्ठे होते हैं और वो खुशी का इजहार करते हैं, तो उनके गीतों के शब्द क्या हैं? वो गीतों के शब्द बता देंगे कि इस देश का 100 साल का भविष्य कैसा होगा। तो नेल्सन से पत्रकारों ने पूछा, सर यू आर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, व्हाट यू थिंक अबाउट ब्रिटेन फ्यूचर? आंखें नीची करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, ये वो समय आ गया है जब जिस देश का सूरज अस्त नहीं होता था,
वो अब अस्त होने का समय आ गया है। हमारी पीढ़ी हमारे हाथ से निकल गई है, हम उसको अब कंट्रोल नहीं कर सकते, वल्गर हो रही है। मुझे ये कहते हुए दुखी है। इतिहास गवाह है इस बात का कि नेल्सन के इस वक्तव्य के केवल 12 साल बाद इस पूरे विश्व से ब्रिटेन का सूरज अस्त हो गया। भारत में मंत्रों का रिक्चोएं चलती थी। मैंने प्रारंभ में बताया, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हनुमान चालीसा कंठस्थ है, लेकिन कभी किताब देखकर याद नहीं किया। घर में कोई बुजुर्ग पढ़ते थे, माता पिता पढ़ते थे, हम बैठते थे, सुनते थे, तो याद हो गया। ओम जय जगदीश हरे आरती किसी ने चलाकर याद नहीं की, किताब लेकर के पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं सायंकाल बच्चे थे तो जाते थे, माता पिता दादा दादी भेज देते थे, तो आरती करते करते हमको भी याद हो। अच्छी चीज याद हुई तो सकारात्मक मस्तिष्क चलने लगा। लेकिन मेरे देश के युवाओं के मन में फिल्में दिखाने के साथ साथ, वल्गरिटी के साथ साथ संगीत के माध्यम से भी विष बोला गया और गीत के शब्द दिए गए, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, चोली के पीछे क्या है। ये वो गीत के शब्द थे जो भारत जैसी संस्कृति में, भारत जैसे देश में सब प्रकार का ज्ञान होते हुए भी हम कोई भी प्रतिकार नहीं कर पाए, और कोई भी प्रतिकार न कर पाए तो उसका दुष्परिणाम अब हमारे को देखने को मिलता है कि हमारी पीढ़ी भी हमारे हाथ से दूर जाती जा रही है। मैं कुरुक्षेत्र में हरियाणा में कार्यक्रम में गया है। एनआई था, इंजीनियरिंग कॉलेज था सरकार की तरफ से, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, मान्यता प्राप्त है। वहां पर मैं एक भारत के विषय को रखने के लिए गया तो लगभग मेरा कार्यक्रम सायंकाल था, सुबह सुबह वहां कॉम्पिटिशन चल रहा था। कंपटीशन था तो सब कॉलेज के स्टूडेंट वहां जा रहे थे, क्योंकि पुरस्कार उसको जीतने के लिए प्रथम पुरस्कार विद्यार्थी को 51,000 रुपए मिल रहा था, द्वितीय पुरस्कार 31,000 का था, तृतीय पुरस्कार 11,000 का था। कई सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में विद्यार्थी उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे। मुझे भी बताया, मैंने कहा हम भी चलते हैं। हम वहां पर गए, प्रतियोगिता चल रही थी। आप बताइए प्रतियोगिता क्या हो सकती है एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका छात्र भारत का भविष्य निर्माता बन रहा है, वहां प्रतियोगिता चल रही थी, गाली बको प्रतियोगिता। 1 मिनट में जो व्यक्ति अपनी भाषा में सर्वाधिक गाली देगा, जो सर्वाधिक काउंट हो जाएंगे, उसको 51,000 रुपए का पुरस्कार। वंडर है। और वह तनातन लोग बोल रहे थे, लोग सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। उस समय में मुझे भी कहा कि आप भी मंच पर आकर कुछ बोलना चाहेंगे। मैंने कहा मैं भी बोलना चाहूंगा। मैंने कहा जी आप इतने हजारों की तादाद में लोग खड़े, 51,000 रुपए, मैं आपको 1 लाख का पुरस्कार दूंगा, मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे दीजिए। आपके प्रधानाचार्य प्राचार्य यहाँ बैठेंगे, वो आएंगे और आपको 1 लाख का पुरस्कार देंगे। यहाँ के आयोजकों को भी मैं कहता हूँ कि पुरस्कार 1 लाख का मैं दूंगा, लेकिन मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे दीजिए। मैंने कहा जी आपको ये गाली बकना किसने सिखाया? आपकी माँ ने, आपके पिता ने किसी पाठशाला में, किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में भेजा क्या? सही सही बताइए किसने सिखाया? बोले हमको नहीं पता किसने सिखाया, कोई पाठशाला में नहीं गए। कोई बात नहीं, किसी कोचिंग में गए क्या? कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी ट्यूटर को रखा क्या? नहीं। माता पिता ने रोज खाना खाने के बाद आपको एक कोने में लेकर बैठे, बैठो बेटा, हाथ में जल लो और जल लेकर के मेरे पीछे पीछे 2 गाली का उच्चारण करो और ऐसे करके तुमको गाली सिखाएगा। बोले नहीं, कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसे कोई गाली सिखाता है? अच्छा ये नहीं किया तो माता पिता, अध्यापक, गुरुजन ने आपको कोई ग्रंथ दिया गया जहां से गाली सीखने को मिली है? बोले सर आप कैसी बात कर रहे हो, ग्रंथ मिलता है गाली में? तो मैंने कहा मेरा प्रश्न ये, गाली आई कहां से, आपने सीखी कहां से? एक गांव का प्रतिष्ठित घर का कोई लड़का था, वो खड़ा होकर के जिम्मेदारी से कर दिया, भाई साहब मेरे को पता नहीं कहां से आई, मेरे दादाजी जमींदार हैं, वो खेती कराते हैं, मैं उनको खाना देने खेत पर जाता था, मेरे दादाजी मजदूरों से काम कराते थे, मजदूर काम ठीक नहीं करते थे, उनको 4 गाली बक देते थे, वो गाली मुझको याद है। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बकी तुमको याद हो गई, तुम्हारे दादाजी ने कोई अच्छी बात भी तो बताई होगी तुमको। वो अच्छी बात तो बताई, लेकिन उसका मुझको पता नहीं, याद है क्या? कोई एक बात बताओ। अरे वो कहते थे तो गीता का ये श्लोक पढ़ा कर, रामचरितमानस की ये चौपाई पढ़ा कर, वो सब मुझे याद नहीं है, लेकिन
मुझे इतना जरूर पता है कि वो गाली ये बकते थे, मैं 5 गालियां अच्छे स्वर में अच्छी आवाज में आपको बोल के बता सकता। मैंने उनसे पूछा आपको अच्छी बात किसी ने बताई, आपको वो याद नहीं है, बुरी बात आपको याद है, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। रिसर्च है, आप गूगल करके देखिए, टेपोस्कोपी में बहुत सारे रिसर्च हैं, अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर क्या है। जो बुराई है और अच्छाई है, जो अच्छाई है वो 1 वर्ष में 1 सेंटीमीटर चलती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काम करते 100 वर्ष हो गए, लेकिन 100 वर्षों के बाद भी हम अभिमान पूर्वक कह सकते हो कि हमने जितने लोग तैयार किए वो द परफेक्ट मॉडल हैं। ऐसी स्थिति आज हमारी भी। अच्छाई की जो स्पीड है वो 1 वर्ष में 1 सेंटीमीटर है, और बुराई की स्पीड कैसी है? 1 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर से स्पीड है बुराई। ये वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर बताया, इसलिए उसको गाली याद है, इसलिए उसको उल्टी चीज याद है, अच्छी चीज याद नहीं। अब हमारा देश किस दोराहे पर आकर खड़ा हुआ? एक पढ़ा लिखा लेक्चरर 3.5 लाख रुपए की नौकरी करता है, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, माँ की तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकती, सेवा करिए उसी से वो ठीक होगी। रात को वो पानी मांगती है, वो खड़ा होता है झल्लाते हुए, उसको तकलीफ आती है, उसकी नींद टूट गई, वो माँ को पानी पिलाता जरूर है, लेकिन माँ को कंधे पर उठाकर 7वीं मंजिल की छत पर ले जाता है और वहां से नीचे फेंक देता है। ये समस्या का निदान तुरंत कर दिया जाए। गुजरात की घटना है। एक आदमी को 2 पैसे चाहिए थे, तो वो अपनी सोई हुई दादी के पैर के कड़े चांदी के थे, निकाल नहीं पाया, तो अपनी दादी के पैर काटकर वो चांदी के कड़े ले जाने की कोशिश करता है। ये उस देश का हाल है जहां पर हम कहते हैं कि दूसरे का धन मिट्टी के समान है। एक छोटी सी लड़की, 8 साल की लड़की के साथ, एक छोटी सी बालिका जो कॉलेज में बंगाल में पढ़ती है, उसके साथ लोग मिलकर बलात्कार कर देते हैं। ऐसा क्या मजबूरी थी जिस देश के अंदर नारी तू नारायणी, और ये कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता। माँ बाप बच्चा पढ़ा लिखा कर अपना पेट काटकर जिस बच्चे को बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया, वो बच्चे का विवाह होते ही शहर के अंदर फ्लैट पे रहना है, 2 बेडरूम सेट है, मम्मी और पापा एडजस्ट नहीं हो सकते, तो बच्चा बिना किसी शर्म के घर पे का आयोजन कर माता पिता को बड़ी खुशी खुशी वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है। हमारे राजस्थान में भी देखा मैंने, मध्य प्रदेश में भी देखा, गुजरात में जिस गांव की आबादी 15,000 है, वहां पर 3-3, 4-4 वृद्धाश्रम चल रहे हैं। यहां पर विकास के नाम पर जो पतन हुआ, उसको आप देखिए कि घर बनाने के लिए व्यक्ति को विकास चाहिए, तो आप सच बताइए कि आपने अपनी आंखों से तितली को देखे कितने दिन हुए? आपने अपना घर बनाया, घर बना करके उसको छत पर कर दी। पहले चौक होते थे, घर में एक परिंदा होता था मटका रखने का स्थान, वो भी आप फ्रिज के अंदर ढक्कन लगा करके और उसको भी बोतल पे ढक्कन लगाकर पानी रखने लगे। छत पर पानी की टंकी रखी, उसको भी ढककर रख दिया। भरी गर्मी में पक्षी आया, पानी कहां पिएगा? आप बताइए, स्पैरो नाम की छोटी चिड़िया आज आपको देखने को मिल रही है क्या? कौन सा पक्षी है जिसको देखता है? वो क्या, पढ़ लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। अगर मनुष्य के जीवन को स्पंदित करना है तो पक्षियों का कलरव ही उसके अंदर विभिन्न प्रकार की उमंगों को जन्म देगा, नहीं तो मनुष्य निरा पशु बन जाएगा, ये गारंटी। मैं पेट भर के खाना चाहिए, मुझे हर शनिवार रविवार बाहर आउटिंग के लिए खाना चाहिए, मुझे कहीं जाना है तो मेरे को परिवार के साथ लेकर जाना है, शादी में जा रहा हूं तो ठोक करके थाली में भर लिया, भले खाया नहीं तो उसको झूठा भी छोड़ दिया। अभी मैंने विचार किया कि इस देश के अंदर जो परंपरा इतनी बड़ी थी, विकास के नाम पर शिक्षित लोगों की संख्या 48, 50, 52, 55, 60% हम शिक्षित समाज को खड़ा कर दिया हमने। ऐसी शिक्षा जो किसी दूसरे गरीब की भावना को न समझ सके, उस गरीब को खाना खाते हुए उठा दे, ऐसी शिक्षा कोई काम की है क्या? साक्षर तो बना रही है वो शिक्षा, लेकिन शिक्षित नहीं बना। इन सब बातों को सोचते हुए आज भारत किस दिशा में लेकर जाना है, ये हम सबको विचार करना चाहिए। और जब ये विचार करने की बात प्रारंभ हुई तो 2004 के अंदर भारत की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति
यहाँ पर दिल्ली में आता है और उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पुरस्कार मिलता है, और जब वो पुरस्कार मिलता है तो उसका भाषण होता है, और वो भाषण के अंदर खड़ा होकर के कहता है कि मैं गर्व से कह सकता हूं, प्राउड से कह सकता हूं, इंडिया इज नॉट अ सोशल कॉन्शियस कंट्री। भारत सामाजिक सरोकारों वाला देश नहीं है। चैरिटी जो है, मानवता के लिए दान जो है, वो केवल यूरोप और अमेरिका करता है। इंडिया के व्यापारी तो केवल धन इकट्ठा करने का काम करते और दान नहीं करते। और वो खड़ा होकर मंच से कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, मेरा आह्वान है भारत के व्यापारियों, उद्योगपतियों से, अपने पेट का भरते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा चैरिटी के लिए, मानवता के लिए दान करिए। ओपन योर वॉलेट्स, आपके बटुए खोल दीजिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि भारत सामाजिक सरोकार वाला देश नहीं है। इस अखबार, इस न्यूज को हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, द हिंदू ने छापा, और भी द पायोनियर ने भी छापा। दुख तो इस बात का है कि 125 करोड़ जनसंख्या वाले देश में से एक आदमी खड़ा नहीं हुआ इस विरोध को करने के लिए कि भारत सोशल कॉन्शियस कंट्री नहीं। और कोई राजनीतिक मुद्दा होता तो पता नहीं लोग कौन कौन खड़े होते। एक आदमी खड़ा होकर के चला, वो सेवानिवृत्त हुआ था भारतीय सेवा से, इस प्रशासनिक सेवा से, विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन में वो अपना पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे थे। 3, 4, 5 लोगों को इकट्ठा किया कि ऐसा व्यक्ति कुछ कहकर के गया, देश के सब धर्माचार्यों को इकट्ठा करो किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऑफिस अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर उनको भेजा गया। हमने हमारा पक्ष 40 दिन तक भारत का दर्शन, भारत का व्यवहार, भारत की दान परंपरा, भारत का दान के प्रति दृष्टिकोण, भारत में दान करने वालों की संख्या, दानों के प्रकार, मुनि दधीचि से लेकर राजा शिवी तक का, जिसने पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस तक दान कर दिया, मुनि दधीच जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण छोड़ दिए, ऐसे अनेक उदाहरण जब उनको बताए, आफ्टर 45 डेज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह छापा कि भारत वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सरोकार वाला देश है। यहां आए क्या करना चाहिए? ये पीढ़ी बिखर जाएगी इस तरह से, सब अपना अपना कमाने में लगे हैं। कौन कमा रहा है, कौन किसको पता है? आप 10 पीढ़ी पहले कौन सी कुल की संतान हो, ये आपका परिवार नहीं बता सकता। आपके 10 पीढ़ी पहले दादे पड़दादे पड़पड़दादे वो क्या काम करते थे, आप ये नहीं बता सकते हो। लेकिन आपके आचरण से ये आज पता किया जा सकता है कि आप किस कुल परंपरा के व्यक्ति हो। ये भारतीय संस्कृति किसी राजा महाराजा ने नहीं बचाई। इस संस्कृति को सहज रूप से गांव में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले उन लोगों ने बचाया है, अपने जीवन में, आचरण में डालकर। दुर्भाग्य से वो आचरण की बातें समाप्त होती है। अगर किसी को कहा जाए कि आपका खान पान बदल गया, तो वो बच्चा अपने तुरंत काउंटर करने को तैयार होता है कि भाई आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? अरे तुम बीमार हो जाओगे भाई, इसको मत खाओ, इसका कार्बोहाइड्रेट, इसका जो इंटीग्रेटेड है वो चीज आप पढ़ लीजिए क्या है। माँ और बाप की तो बच्चा सुनता ही नहीं। आप कहकर देख लीजिए कभी, अगर वो आपकी सुन ले तो, और वो लास्ट में आपको ये कहेगा, यार मम्मी आप समझती नहीं हो, आपको क्या पता, आप क्या जानो उसका क्या होता है। आप और हम निरुत्तर खड़े होकर और कुछ नहीं कर सकते, उसको मृत्यु के मुंह में जाते हुए आप और हम नहीं देख रहे, रोक भी नहीं पा रहे। कारण हमें वो कठोरता नहीं है, पॉजिटिवनेस नहीं है समाज में। संतान 1-2 होने लगे, 1-2 होने लगी तो उनके प्रति का विचार, दृष्टिकोण बदल गया। 20 साल, 15 साल, 18 साल तो बहुत अच्छे से पाला, लेकिन अगले 20 साल, अगले 40 साल, अगले 50 साल उसने जो माता पिता की दुर्गति करना प्रारंभ किया, वो आप सब लोग जानते हैं। तो ये कब तक चलना चाहिए? जिनकी आयु आज 75 वर्ष, 80 वर्ष है, और जिनकी आयु आज 40 वर्ष है, ये 40 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु के मध्य के लोग आज अगर नहीं जागेंगे, आज अगर इस काम की शुरुआत नहीं करेंगे, आप किसी भी संगठन में काम कर लीजिए, किसी भी तंत्र व्यवस्था में काम कर लीजिए, किसी भी प्रकार का धन कमा लीजिए, किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य कमा लीजिए, लेकिन जब तक आपके संस्कार और संस्कृति नहीं रहेगी, तब तक कुछ नहीं रहेगा।
तो हमने इस बात का प्रयत्न किया कि व्यक्ति को वापस मैं मान लाता हूं, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, जैसा करता है वैसा बनता है, जैसा बनता है वैसी आदत है। उसके लिए हमने एक प्रयोग शुरू किया पूरे देश भर में। उस देश भर के अंदर प्रयोग हुआ, हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला लगना चाहिए। वो सेवा मेला कैसा होना चाहिए? हिंदू शब्द को कहकर कौन अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है, वो ही हिंदू। कोई प्रश्न पूछे हिंदू कौन है बताइए? तिलक वाला, छापे वाला, चोटी वाला, कपड़े पहनने वाला, भगवा पहनने वाला, राम नाम बोलने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जय माता दी बोलने वाला, कौन हिंदू है? कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कौन मुसलमान कौन है? अल्लाह अकबर करने वाला हर व्यक्ति मुसलमान है। सर पर टोपी पहनने वाला हर व्यक्ति मुसलमान है। 5 टाइम की नमाज अदा करने वाला वो हर व्यक्ति मुसलमान है। ईसाई कौन है? बाइबल का एक एक फ्लाइट पढ़ने वाला और संडे को गिरजाघर में जाकर मोमबत्ती जलाने वाला ईसाई है। हिंदू कौन है जी? आप और हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमारा उस पर कभी ध्यान नहीं गया। सर्वाधिक ध्यान हमारा किस पर गया? अर्थ में, अर्थ की चीजों पर हमने हमारा ध्यान केंद्रित किया। तो कैसा मन बदलना चाहिए उसका प्रयोग हुआ। यदि आपको किसी को स्विमिंग सिखाना है तो क्या प्रकार है स्विमिंग सिखाने का? आप उसको थ्योरेटिकल स्विमिंग सिखा सकते हैं क्या? नहीं। आप थ्योरेटिकल उसको तैयार कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं पानी में उतरना कैसे है। लेकिन अगर आपको उसको स्विमिंग सिखाना है तो आपको उसे पानी में उतारना ही पड़ेगा। उतार करके आपको उसे बताना पड़ेगा कि गर्दन को लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट तब लेना है जब राइट हाथ आगे होगा, और जब गर्दन जैसे ही राइट में आएगी तो लेफ्ट हाथ आगे आना चाहिए। मैं अब करके दिखाता हूं, तुम करो। देखो, वो देखता है, उसका डर निकलता है, सर मेरे को थोड़ा ट्यूब पर आप रखिए। वो रखेगा, धीरे धीरे वो पैर चलाना सीखता है, अपने आप को फ्लोट करना सीखता है, स्विमिंग सीख जाता है। आप और हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, हम संस्कारों को हम खुद पालन कर रहे हैं क्या? मेरी आयु 40, 50, 60 वर्ष है, मेरे माता पिता घर पर रहते हैं। आप अपने माता पिता अगर घर पर रहते हैं तो उनको सुबह उठते ही प्रणाम करना शुरू करिए। यदि आपके साथ नहीं रहते हैं तो उनका चित्र अगर कहीं लगा है तो उसको करिए। जीवित है तो उनको वहां उस दिशा में देखकर प्रणाम करिए। भगवान के घर चले गए हैं तो उनके चित्र को देखकर प्रणाम करिए। मैं दावे से कहता हूं कि 20 दिन के अंदर अंदर आपका बेटा बिना कहे, आपकी बेटी बिना कहे आपको चरण स्पर्श करने लगेगी। आप रोज 1 लोटा जल करके पक्षियों के लिए पात्र बनाकर रखिए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे वो खुद करने लगेंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस का विषय था, और वो प्रैक्टिस का विषय क्या हुआ? हमने सोचना बंद कर दिया। रामायण का एक जोरदार प्रसंग है, जिस चरित्र से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, जिसका नाम कोई नहीं सुनता, उस चरित्र की एक घटना सुनाता। रामायण के अंदर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, उसकी योजना बनाने लगा। शूर्पणखा की नाक कटी थी, शूर्पणखा के मन में वासना थी, वो जानती थी मेरा भाई जो है मेरी कटी हुई नाक का बदला नहीं लेगा, लेकिन मैं सुंदर स्त्री का वर्णन करूंगी तो ये जरूर दिग्भ्रमित होगा, ये मेरे साथ चलेगा और उस स्त्री को लेकर आएगा, यही बदला ठीक है। उसने सीता के चरित्र का, रूप का इतना अच्छा वर्णन किया कि रावण द्रवित हो गया। रावण ने योजना बनाई कि मुझे सीता का अपहरण करना है। कई दिन तक सोचता रहा कि सीता का अपहरण करना है, कोई बात उसको समझ में नहीं आई। तो एक दिन अपनी पूरी सभा को बुलाया कि मैं मेरे मंत्रिमंडल के लोगों से पूछूं, मेरा जैसा प्रकांड यशस्वी जो विद्वान है वो नहीं सोच पा रहा, मायावी राक्षस नहीं सोच पा रहा। उसने कहा अपनी सभा को बुला करके कि मित्रों मेरी एक समस्या है। बोले क्या? बोले एक ऐसे घाट पर सुंदर स्त्री है, उसका हरण करके लाना है, बताओ कैसे लाया जाए। जैसे उसने बात को समाप्त की, लोग अट्टहास मारकर हंसने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे रावण तुम मायावी राक्षस हो, तुम्हारे लिए क्या संभव है, माया रूप से तुम इसका रूप धर लो, उसका रूप धर लो, तुम उसको हरण करके ला सकते हो। किसी ने कहा तुम अपना मन छोटा कर चुके हो, तुम्हारा सामर्थ्य खत्म हो गया है। ऐसे कुछ देर तक जब उसके पुरुषार्थ को ललकारने वाली बात हुई तो रावण को क्रोध आया और रावण ने चिल्ला करके कहा कि शांत हो जाओ, जो तुम कह रहे हो ये सब बातें मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पा रहा। बोले फिर भी तुम नहीं कर पा रहे, ऐसी क्या बाधा है? तो रावण ने जो उत्तर दिया वो हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। रावण ने कहा मेरे
सभासदों, मैं मायावी राक्षस हूं, मैं परम प्रतापी पराक्रमी पंडित हूं और मैं माया रूप से रूप धारण कर सकता हूं। समस्या ये है कि जैसे ही मैं माया रूप से रावण का रूप छोड़कर राम का रूप धारण करता हूं, वैसे ही मेरे शरीर में से रावणत्व समाप्त हो जाता और रामत्व का जागरण होता। और राम का चरित्र जैसे ही मेरे शरीर में आता है, वो मुझे परस्त्री के हरण करने की इजाजत नहीं देता। कैसा दुर्लभ चरित्र रहा होगा भगवान राम का, क्या चीज रही होगी उसके विलक्षण व्यक्तित्व के अंदर। रावण माया रूप से रूप बदलकर राम का रूप धारण कर सीता का हरण नहीं कर पाया। आप और हम जानते हैं कि कैसे उसने हरण किया। यानी अगर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के बारे में चिंतन भी करेगा तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छे व्यक्ति का चरित्र, अगर अच्छी बात को सोचने का काम प्रारंभ हो, वो तो रावण था जी, हम तो साधारण मनुष्य हैं। जब उसके मानस में परिवर्तन हो जाता है, हमारा मानस क्यों नहीं परिवर्तन होगा। हम कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए उस दिशा में नहीं जा पा रहे। तो हम सब लोगों ने यह संकल्प किया कि भारत के अंदर मूल्य निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। और जो राष्ट्र निर्माण करने के लिए हमें जो मूल आवश्यकता है, वो है लोगों का मानस बनाने की, अपने अंदर से हीनता की भाव निकालने की। मैं पेशे से जवाहराती हूं, मुझे विदेशों में जाना पड़ता है। तो मैं जब जवाहरात का धंधा करने हम इंटरनेशनल एग्जीबिशन में गए, तो वहां लोग कोट पैंट टाई पहन कर जाते हैं। मैं कोट पैंट टाई पहन के नहीं जाता, कुर्ता पजामा पहन कर जाता। मेरे देश की वेशभूषा है भाई, और मैं मेरे देश की कैसे छोड़ दूं। मुझे ऑफिशियल एक लेटर दिया गया कि आप इस तरह से कुर्ते पजामे आते हैं तो शायद ये ऑफिशियल टर्म नहीं है। मैंने कहा कौन सी किताब में लिखा है, जरा बताओ कि कोट पैंट और टाई पहनने से ऑफिशियल टर्म बनता है भैया। कौन से संविधान में लिखा है ये बताओ। तुम्हारे कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है क्या? बस डर के हमारे लोग बदल देते हैं। आज वहां पर उन प्रदर्शनी में मुझे जाते, एग्जीबिशन में जाते कई वर्ष हो गए, मैंने कई हजार कुर्ते पजामे विदेशियों को पहना दिए। बहुत बढ़िया। 30% एग्जीबिशन के लोगों को हमने कहा कि तुम भी कुर्ते पजामे पहनो, जरा फीलिंग देखो कैसा आता है, खुला खुला रहेगा। क्या कोट पैंट बिल्कुल उसमें पहन करके बैठे हो तुम लोग। हाँ तो जैकेट पहन लीजिए, कुछ उसके ऊपर धारण कर लीजिए, लेकिन मुझे मेरी चीज में गर्व नहीं है। दिवाली के दिन मैं मेरे ऑफिस के लोगों को ये नहीं कह सकता आइए मेरे घर पर आज मिठाई खाने आना, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन हुआ है। करवा चौथ को विज्ञापन कंपनियों ने एक कॉमर्शियल फेस्टिवल बना दिया, तीज को एक फेस्टिवल बना दिया कॉमर्शियल, रक्षाबंधन को एक कॉमर्शियल बना दिया। उसका दुष्परिणाम आप और हम भुगत रहे हैं। अब इतने सब बातों को हम कितने दिन तक देखते रहेंगे। अब जब ये देखने का समय समाप्त होगा तो वीर सावरकर ने कहा है कि उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़ी मां की गुरुवारी। तो जब संघ ने इस काम को कहा करना है तो संघ ने एक बात ध्यान में रखी, उन्होंने संघ में से कुछ कार्यकर्ता दिए, मैं भी संघ की योजना से लगा हुआ कार्यकर्ता हूं। तो कहा कि संघ 100 वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां हमने सर्वस्पर्शी नहीं बने। वो लोग जो समाज के थिंक टैंक के ओपिनियन मेकर है, तथा कथित इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़कर अपने आप को कॉन्वेंट इंडियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हिंदू संस्कृति के बारे में बताना, अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व हो, हिंदू सेवा संस्थाएं क्या काम कर रही है उनके साथ जुड़ने का मन बने, और हिंदू जीवन पद्धति को अंगीकार करने के लिए मन की हीनता के भाव को छोड़कर काम करना। जैसे आपके घर पर, अभी मैं घर पर गया, मैंने कहा भाई आपका घर छोटा सा है, ये डाइनिंग टेबल की क्या जरूरत थी? तो भाई साहब ने मेरे को कहा भाई साहब वो श्रीमती जी मान नहीं रही थी, ये भी मैं किश्तों पे लेके आया। मैंने कहा ये आपको डाइनिंग टेबल की काहे जरूरत है बताइए मुझे। जमीन पर बैठकर चौकी लगाकर 300-500 रुपए की चौकी पर थाली रखकर भोजन करने का आनंद ही कुछ और। आप मेरे घर आइए, मेरे घर पर मैं चौकी पर ही खाना खिलाऊंगा। मैं भी करता हूं। लेकिन मुझे मेरी बात पे यकीन ही नहीं रहा। मैं बच्ची को लेकर के गया तो बच्ची बोली आज मेरे को कपड़े खरीदने हैं, तो
बच्ची ने 2 प्रश्न किए कि वेस्टर्न आउटफिट खरीदूं कि इंडियन आउटफिट खरीदूं। अब बताइए बच्ची को ये कल्पना कहां से मिल गई? किसी ने मां ने समझाया ही नहीं। वेस्टर्न आउटफिट क्यों नहीं पहनना चाहिए? मेरे देश में मेरे देश का बना हुआ ही पहनना चाहिए, मेरे देश की डिजाइन ही पहननी चाहिए। अब वो बताने का सामर्थ्य नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं हीनता का भाव हमारे अंदर है। वेडिंग फोटोशूट क्या जरूरत है क्या? आपके जीवन के अंतरंग पलों को सार्वजनिक करने में कौन सी मर्यादा श्रेष्ठ कहती है? लेकिन कोई नहीं कह पा रहा। बच्चा कह रहा है इसलिए हाँ पापा क्या करना है, 1 लाख रुपए वेडिंग शूट पे खर्च करना है और उसको शादी में सबको दिखाना भी है। अरे कोई तो बुद्धि रखो यार, क्या कर रहे हो? कल को वो कुछ और कहेगा, आप मान जाओगे क्या? लेकिन इतना विवेक शून्य समाज जब खड़ा हो रहा है तो ये लगा कि समाज के बीच में जाकर के खुली खुली बात कहनी चाहिए कि इन सब चीजों का प्रतिकार करने का सामर्थ्य, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान हमारे बीच में है। हम सब लोग मिलकर क्या हमारी संस्कृति को अपने आचरण में ला सकते हैं क्या? उसको स्थापित करने के लिए हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान का कार्य प्रारंभ हो। आपने देखा कि मातृ पितृ वंदन करना है तो मातृ पितृ वंदन करना है तो आपको अगर मातृ पितृ में भाग लेना है तो आपसे फॉर्म नहीं बनाएंगे हम, बिकॉज दैट इज अ वॉलंटरी प्रोग्राम। हम आपके घर पर आएंगे, आपके बच्चे से बात करेंगे, बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा। मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता हूं, श्रद्धा पूर्वक करता हूं। जस्ट वी वांट टू क्रिएट रेवरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर मदर्स एंड फादर्स। आपका बच्चा सहमति देगा, आपका बच्चा कहे पापा आज मातृ पितृ वंदन, आप चलिए उस दिन हमारी जीत है। आप दवा करना है कि बेटा चल मातृ पितृ वंदन है, तुम्हें चलना, ये नहीं चाहिए आपको। हमने कल्पना करी कि कन्या वंदन करना है। क्यों करना है कन्या वंदन? आज समाज में से जब नारी गुजरती है, आज जो आप मोबाइल, ये 6 इंच का 4 इंच का मोबाइल आपके हाथ में है, औसतन भारत में 2 लाख करोड़ जीबी डेटा खर्च हो रहा है 1 महीने में, और उसमें से 43% डेटा गांवों में खर्च हो रहा है। मुझे बताइए 43% डेटा कोई रिसर्च में, कोई एजुकेशन में, कोई कंपटीशन की तैयारी में खर्च हो रहा है? इररिलेवेंट वल्गर कंटेंट देख करके सब 5 से 6 घंटे अपने जीवन के समाप्त कर रहे हैं। और आप चेहरा देखकर बता सकता हूं मैं कौन किसकी प्रज्ञा का व्यक्ति है। किसी घर में गए हम, हमने कहा कि लाओ तुम सबके मोबाइल लाओ, मेरे पास एक बड़ा स्क्रीन है, मैंने उसको लगाया, आओ सबके मोबाइल को टच करके और इसके अंदर ऑन करते हैं। बच्चे सबसे पहले गायब हो गए, भाभी जी उसके बाद गायब हो गई। हमने कहा जी मोबाइल फोन करने के लिए है, इस मोबाइल के कंटेंट को हम सब देखना चाहते हैं कि आप क्या देखते हैं। आपकी फोटो गैलरी के अंदर क्या है हम देखेंगे। एक मोबाइल खोलने लगे तो पासवर्ड ही भूल गया। आप बताइए कि कैसी सिचुएशन आ रही है। बच्चा कहता है मम्मी मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, आपको क्या मेरा पर्सनल है। अरे क्या पर्सनल है भैया, आप में सामर्थ्य क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं कर पा रहे? जब इसका विचार करते हैं तो खुला खुला मुखर मुखर बोलने की आवश्यकता है। मेरे देश की संस्कृति मेरे देश का गौरव है, मेरे देश का आचरण आचार विचार मेरा गौरव है, तो मैं उसको स्थापित करने का प्रयत्न करूंगा। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान ये कहता है कि कोई संगठन की मर्यादा नहीं, कोई संगठन का चोला भी नहीं है, कोई संगठनात्मक व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन समाज के हर नए व्यक्ति को जोड़कर भारतीय संस्कृति के निकट लाना और उसको ये बताना कि तुम्हारी आवश्यकता इसलिए करना। मैं नहीं पूछूंगा आपको कि आप में से ऐसे कितने महापुरुष हैं जिनको रामचरितमानस की 20 चौपाइयां याद है। ये भी नहीं पूछूंगा कि भगवत गीता के किसी को 20 श्लोक 10 श्लोक याद है क्या। आज अगर कोई आदमी छोटी सी गलती कर दे तो सबसे प्रतिक्रिया आगे देने वाले लोग कौन खड़े होते हैं आप और हम जानते हैं। मैं माताओं बहनों से भी नहीं पूछूंगा कि आप खाना बनाते वक्त कोई अचानक बिना तारीख के अतिथि आ जाए और आपको आपके पति महोदय कह दे कि आपको 2 रोटी आज बनानी है, वो बेचारे दूर से आए हैं, तो 2 रोटी बनाते हुए आप में क्या भाव चलते ये भी नहीं पूछूंगा। शनिवार रविवार के दिन रोटी नहीं बनाना, मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं क्या, मैं दिन भर रोटी बनाने के लिए हूं। ये भावना, ये शब्द भी आज भारत जैसी धरती पर सुनने को मिलने लगे।
मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आपके 2 संतान है कि 1 संतान है, लेकिन वो अच्छी संतान बननी चाहिए, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका विचार है। लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए कभी आपने उसको पंचतंत्र हितोपदेश की अच्छी कहानी सुनाई क्या? कभी आपने उसको जीजाबाई का चरित्र बताया क्या? कभी किसी बहन को बैठ करके आपने गार्गी का जीवन बताया क्या? रानी चेन्नम्मा का जीवन बताया क्या? कभी आपने मैडम कामा का जीवन बताया क्या? कभी सरोजिनी नायडू का जीवन बताया क्या? कभी आपने उनको बताया कि इस देश के लिए संघर्ष कर जो आज भारत की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उसकी क्या कहानी है? वो कभी कहानी के रूप में जब आपने अच्छे चरित्र सुनाए नहीं तो चरित्र कहां से खड़े होते? 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते भाई ने कहा कि मेरा केस, मेरी जमीन का एक, मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति है। तो अच्छी बात है आपके पास संपत्ति है। तो बोले एक केस मेरे छोटे भाई से चल रहा है। बोले क्या केस है? बोले हमारे गांव का एक पैतृक मकान है 25 लाख रुपए का। अरे भैया 25 लाख रुपए का मकान है, तुम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो, बड़े भाई होने के नाते 25 लाख का मकान अपने छोटे भाई को नहीं दे सकते? नहीं भाई साहब, केस कर रखा है, उसमें भी 12.5 लाख मुझे मिलेंगे। क्या मतलब आप सोचिए, इतना पैसा कमाने के बाद में भी वो व्यक्ति गर्व से कह रहा है कि मेरा केस चल रहा है। ये जाने अनजाने आई हुई, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं सद्गुण विकृति। कोई नहीं चाहता आए लेकिन आ गई। अब इसका समाधान क्या है? हम आह्वान करते हैं कि हम एक इकोसिस्टम जनरेट करेंगे। आपके घर पर क्या बातचीत हो रही है आज आप बताइए? क्या आपके घर पर पति पत्नी बैठे हो तो क्या बात हो रही है? यार शेयर बाजार में नुकसान हो गया, यार आजकल बिजनेस नहीं है, आजकल यार खर्चा बहुत हो गया है, वो रिश्तेदार आए थे वो ऐसे कह रहे थे, अरे वो पैसे उधार ले गया था वो पैसे नहीं देके जा रहा, अरे वो इनकम टैक्स का एक लेटर आया हुआ है, अरे वो जीएसटी की समस्या आई हुई है। इसके अलावा दोस्त भाई बैठ के बात कर रहे थे, यार कैटरीना कैफ की ड्रेस बहुत अच्छी थी, वास्तव क्या फैशन है गजब, अरे उसके बाइसेप्स बहुत अच्छे थे, विवेक मुस्कान किया बहुत अच्छा था, नहीं उसका भी बहुत अच्छा था। यार क्या है वो चश्मा ना वो तेरा अच्छा नहीं है, वो चेंज कर रहे हैं। अरे तेरा मोबाइल पुराना हो गया, 1 साल से रखा हुआ, तुरंत चेंज कर, नया आया है आईफोन 16 आ गया, तुरंत लेकर आ जाए। लड़की से बात कर रही तो क्या बात कर रही है? ये सब वो विषय हैं जो उसको विकृति की ओर लेकर जा रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, अध्ययन कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, ये हाइपोथेटिकल थिंग नहीं है। इसके लिए हमने एक आह्वान किया है कि हम इस प्रकार का वातावरण कार्यकर्ताओं के माध्यम से बनाएंगे, और वो बनाकर क्या करेंगे? 3 प्रकार के काम करेंगे। पहले हम ऐसे लोगों का समूह खड़ा करेंगे जो इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं। कुछ करने वाले लोगों को लाकर देंगे, आप अपने घर पे जाइए। जैसे छोटा सा कार्यक्रम बताता हूं, प्रकृति बंधन। भारत में प्रतिवर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगते हैं, सरकारों का आंकड़ा है। और भी देख लेना 80 करोड़ होगा, 100 करोड़ के आसपास होगा। भगवान भला करे, हर साल लग रहे हैं, और पिछले 16 साल का डेटा तो मैं लगातार देख रहा हूं। वो पेड़ जाकर रहेगी, वो पेड़ इसलिए लग नहीं रहा क्योंकि पेड़ के प्रति अपनत्व का भाव नहीं है। ये टेबल साफ करना है, टेबल साफ करना है तो आप क्या कहेंगे? इस पे धूल लगी है, आप क्या कहेंगे? अरे भाई साहब कोई कपड़ा लेके आओ, यही कहेंगे ना? कोई कागज लेके आओ, मैं साफ करूं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जो टेबल साफ करनी अपना तुरंत कमीज खोला और खोल करके तुरंत साफ करके वापस मिलना, ऐसा कोई महसूस होगा क्या? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि कमीज के प्रति मेरा अपनेपन का भाव है। कोई अपने दुपट्टे से भी नहीं पहुंचेगी महिला, क्योंकि दुपट्टे के प्रति मेरा अपनत्व का भाव है, इसलिए मुझे वो दुपट्टा सुरक्षित रहना चाहिए। पेड़ के प्रति अपनत्व का भाव नहीं है तो पेड़ बच नहीं रहा। गंगा साफ होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं जब गंगा में नहाने जा रहा हूं तो 5 मिनट आसपास की सफाई कर रहा हूं क्या? वहां कोई कर रहा है तो मैं टोक रहा हूं क्या? आपको मैं कहता हूं एक ग्रुप बनाकर इंदौर में जाइए, इंदौर की किसी भी सड़क पर निकलिए और खड़े होकर के कागज को फेंकिए। अगले 2-3 मिनट में 2-4 लोग आपके पास आ जाएंगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया कि सिविल डिसिप्लिन किसको कहते हैं, खड़ा हो गया काम। जब हमारा किसी के प्रति अपनत्व का भाव नहीं होगा तो वो परिणाम नहीं आने वाला।
इसलिए हमने कहा अपनत्व का भाव पैदा करिए। तो अपनत्व का भाव कैसा होगा? प्रतीकात्मक वंदन से पैदा होगा। आज जितने लोग बैठे हैं, अमृता देवी का नाम सुना है, वो हाथ खड़ा करिए। 1 2 3। एक अनपढ़ महिला राजा के राज्याज्ञा के बाद जंगल के लिए कटे हुए पेड़ों की आज्ञा के विरोध में अपने बच्चों को, अपने पति को और खुद पेड़ से लिपट गई। हमारे जिंदा रहते आप पेड़ नहीं काट सकते, राज के लिए, राजा के लिए, उनके फर्नीचर बनाने के लिए, उनके सामान को बनाने के लिए। सेनापति ने कहा मर जाओगे। बोले मरना कबूल है, मेरे जीते जी पेड़ नहीं काट सकते। इतिहास की ये घटना अमर है। 363 लोगों ने पेड़ बचाने के लिए पेड़ से चिपककर अपने आप को बलिदान कर दिया भाई साहब। अब जब उन्होंने बलिदान कर दिया,